भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा, और ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश भी इस्लामिक नेटो को ज्वाइन कर सकता है। कि बांग्लादेश को इससे क्या फायदा होगा, और उसके पहले भी ये जान लेते हैं। हालांकि बांग्लादेश ने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया है कि वो इस मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बनेगा या नहीं, और उसको कुछ फायदा होगा या नहीं। मगर उनके विदेश मंत्री इस बारे में जबरदस्ती बयान दिए जा रहे हैं। या तो उनको इसके लिए बुलाया गया है, या वो जबरदस्ती इसके अंदर शामिल होकर कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जो किसी को समझ नहीं आ रहा। ये जो मिलिट्री अलायंस है, इसके अंदर अभी तक 3 देश हैं। एक है तुर्की, एक है सऊदी अरेबिया, और एक है पाकिस्तान। ये तीनों के तीनों देश फिजिकली एक दूसरे से तो जुड़े हुए हैं नहीं। और अब बात चल रही है बांग्लादेश की, और कहा जा रहा है कि किसी भी एक देश के ऊपर अगर अटैक होगा तो सभी देशों के ऊपर अटैक माना जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि खाड़ी की तरफ जाने वाले रास्ते पर पाकिस्तान रोक लेगा, और दूसरी तरफ मलेशिया सिंगापुर यानी कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का वाला जो रास्ता है उसको बांग्लादेश रोक सकता है, क्योंकि वो बे ऑफ बंगाल के अंदर मौजूद है। इसके अलावा चलिए मान लेते हैं कि सऊदी अरेबिया भी बीच के अंदर आता है रेड सी में, और अगर सऊदी अरेबिया कुछ नहीं करे तो इसके आगे यहां तुर्की आता है। बात तो देखिए बिल्कुल सही है। अगर ये सोच रहे हैं कोई वर्ल्ड पॉलिटिक्स इस तरीके से काम करती तो नहीं है, मगर फिर भी इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं जो काफी सीरियस हैं। बिल्कुल जरूरी बात यह आ जाती है कि बांग्लादेश अगर सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की के साथ में अगर किसी प्रकार का डिफेंस फ्रेमवर्क बनाता है तो इसे क्या स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी कही जाएगी या स्ट्रेटेजिक रिस्क कहा जाएगा। बांग्लादेश के अंदर विदेशी मामलों के सलाहकार हैं, उनके राज्य मंत्री, उनका नाम है हुमायूं कबीर। उसने आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट किया है कि बांग्लादेश अपनी नई बांग्लादेश फर्स्ट नीति के तहत इस रक्षा और आर्थिक ढांचे का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यदि यह समझौता औपचारिक रूप ले लेता है तो यह दक्षिण एशिया के संतुलन को पूरी तरीके से बदल सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑपरेशन बुनियाद अल मरसूस में भारत को ठोका था, उसके बाद पाकिस्तान भारत को एक तरह भूल ही गया है। हम उसे दुश्मन समझते नहीं, यानी जब चाहेंगे पाकिस्तान, जब चाहेगा भारत को कुचल देगा। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा आसान काम हो गया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में एक ही दिन में पाकिस्तान ने उस बड़ी एयरफोर्स को जमीन पर दोस्तों लिटाकर उल्टा लिटा दिया था। आपने देखा और पूरी दुनिया के देखा। और अब पाकिस्तान तो भारत का नाम ही नहीं लेता। आपने कभी पाकिस्तानी मीडिया पर भारत का ज्यादा जिक्र नहीं देखा होगा। पाकिस्तान इस वक्त वर्ल्ड पॉलिटिक्स में है दोस्तों। आप देखें तो आसिम मुनीर इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान सुलह करवाने में लगे हैं। पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट कर रहा है। भारत कहाँ है? भारत का कोई नाम ही नहीं लेता। लेकिन ये दोस्तों पाकिस्तान में थोड़ा सा भी कुछ होता है, कुछ तुर्किश और चाइना के जहाज आ गए। पाकिस्तान एक सॉवरन स्टेट है, जहाज आएंगे जाएंगे, हजारों की तादाद में आएंगे, कौन उस पर भोंक सकता है। लेकिन दोस्तों पिछले 3 दिनों से इनका रोना धोना लगा हुआ है, और ये रो रहे हैं। और बांग्लादेश ने इनके रोने पर थोड़ा सा ऊपर मिर्ची डाल दी, और ये कह दिया वहां के एक फॉरेन मिनिस्टर ने कि हम इस पर गौर कर रहे हैं कि हम भी डिफेंस पैक्ट में शामिल हो जाएं, और हम देखेंगे कि हमें इस पर फायदा है तो हम लाजमी शामिल हो जाएंगे। यानी अब पाकिस्तान के एटमी न्यूक्लियर जो हथियार हैं दोस्तों वो बांग्लादेश में भी लग जाएंगे, क्योंकि इसमें आर्टिकल 5 की तरह है कि एक पर हमला सब पर हमला। और दोस्तों अगर नेटो को देखें तो अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन सारे यूरोप में इंस्टॉल थे, और दोस्तों इसी के साथ टर्की में भी इंस्टॉल थे। टर्की के पास भी 15 से 18 न्यूक्लियर बम है नेटो के। और अगर इस्लामिक नेटो में भी ये होता है तो पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर बम टर्की, सऊदी अरेबिया और दोस्तों फिर बांग्लादेश में भी इंस्टॉल करेगा। और खुद सोचे कि वो इतनी बड़ी सरहद है, वहां पर भारत को कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, पाकिस्तान की बड़ी प्रेजेंस हो जाएगी। और दोस्तों अगर ये पैक्ट में बांग्लादेश शामिल हो जाता है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत होगी। लेकिन ये सुबह शाम रात दिन दोस्तों इनके सारे के सारे रिटायर्ड और हाजिर सर्वर जितने भी जर्नल है उनके दिमाग में पाकिस्तान बस रहा है। इनका जो अनिल चौहान था दोस्तों सीडीएस, वो रिटायर हो चुका है, और रिटायर होने के बाद कह रहा है कि हमने तो मोदी को कहा था कि हम इस ऑपरेशन सिंदूर में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि हमारी आर्मी एयरफोर्स की तैयारी नहीं है। लेकिन मोदी ने कहा जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, और उसने आकर हमारा भरता बनवा दिया। और पाकिस्तान के लिए भारत के पूर्वी मोर्चे पर रणनीतिक बढ़त हो सकती है। वहीं भारत के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको हम चिकन नेक्स भी कहते हैं, और बंगाल की खाड़ी की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर चिंता का विषय बन सकता है। क्या बांग्लादेश इस मिलिट्री अलायंस के अंदर आकर भारत के लिए चिंता बढ़ाएगा? उसके पहले समझना पड़ेगा कि आखिर ये मिलिट्री अलायंस है क्या। हाल ही में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने मक्का में एक सामूहिक सुरक्षा और रक्षा सहयोग समझौते को औपचारिक रूप दिया। हालांकि ये अभी नेटो को पूरी तरीके से एकीकृत सैन्य कमान नहीं मानते, यानी कि मिलिट्री अलायंस नहीं मानते, लेकिन इसमें नेटो के आर्टिकल 5 जैसे एक मुख्य बिंदु को शामिल कर दिया, यानी किसी भी एक सदस्य देश पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। अब ये जो मिलिट्री अलायंस है, इसके अंदर पाकिस्तान की असल में वैल्यू क्या है और तुर्की की
असल वैल्यू क्या है और सऊदी अरेबिया इसके अंदर क्यों घुसा हुआ है। जो ये मक्का का जॉइंट डिफेंस पैक्ट है, इसको एक स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर की तरफ से हम देख सकते हैं। इसके अंदर पाकिस्तान की केवल एक काबिलियत है कि उसके पास में न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज मौजूद हैं। अब तुर्की के ऊपर अगर नजर डालें तो उनके पास में एक डिफेंस इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा ड्रोन्स वो बनाते हैं। उसके ड्रोन्स ने यूक्रेन की तरफ से रशिया को बहुत परेशान किया है। हो सकता है कि वो नेटो से बाहर निकलने वाला हो और हो सकता है कि उसको एक बहुत जरूरी चीज की जरूरत हो जिसको कहते हैं सऊदी का पैसा, यानी सऊदी कैपिटल। इस डिफेंस पैक्ट की सबसे ज्यादा जरूरत किसी को भी हो मगर तुर्की को तो बिल्कुल नहीं है। नेटो का मेंबर है, उसके ऊपर अगर किसी ने अटैक किया तो सारी की सारी नेटो कंट्रीज आ जाएंगी। और अगर वो पैक्ट बनाता है पाकिस्तान के साथ में या सऊदी के साथ तो उसको मिलिट्री के अंदर कोई फायदा नहीं होने वाला। और क्योंकि ये केवल मिलिट्री पैक्ट है, किसी प्रकार का इकोनॉमिक पैक्ट नहीं है, तो इसके अंदर तुर्की आखिर कर क्या रहा है ये भी नहीं पता। एक इसके अंदर एंगल हो सकता है और वो एंगल हो सकता है इजराइल का। इजराइल के अंदर भी इस प्रकार के आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि क्या बांग्लादेश भी मक्का पैक्ट के साथ में ज्वाइन करेगा और उसकी वजह से भारत को क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। यह आर्टिकल भी हैरानी व्यक्त करता है कि आखिर बांग्लादेश को इससे क्या फायदा होगा। तुर्की के अंदर देखिए अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। वो सीरिया के अंदर अपनी बढ़त को बनाना चाह रहा है और वो सीरिया के अंदर जाकर एक बड़ा सा एयरपोर्ट भी बना रहा था, उसके अंदर अपनी दखल कर रहा था, मगर उस एयरपोर्ट को इजराइल ने तबाह कर दिया। इसको लेकर अमेरिका भी काफी नाराज था और उसने बोला कि देखिए हमसे पूछ के नहीं किया गया है। मगर सीरिया के थ्रू वापस मिडिल ईस्ट के अंदर घुसने के लिए लालायित हो रहा है जो तुर्की है, वो अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए या फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को वापस सुधारने के लिए हो सकता है कि इस तरीके के कदम सोच रहा हो, फिर भी ये क्लियर नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया के अंदर इस प्रकार के बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि भारत बहुत बुरी तरीके से परेशान हो चुका है, उसके अंदर खतरे की घंटी बज चुकी है कि बांग्लादेश अब मक्का पैक्ट के अंदर एंट्री करने वाला है। पूरे के पूरे साउथ एशिया का है वो स्ट्रेटेजिक बैलेंस ही खराब हो जाएगा। अब यह सवाल उठता है कि बांग्लादेश जो पारंपरिक रूप से गुट निरपेक्षता और नई दिल्ली के साथ करीबी सुरक्षा तालमेल की नीति पर चलता रहता है, अचानक इस सैन्य समझौते में दिलचस्पी क्यों ले रहा है। इसका मुख्य कारण ढाका की विदेश नीति में आया बड़ा बदलाव हो सकता है। वहां पर जो नई सरकार आई है वो बांग्लादेश फर्स्ट नीति के तहत अपनी कूटनीतिक, व्यापारिक और सैन्य प्राथमिकताओं को सामने लाने का प्रयास कर रहा है। इन सब के लिए बांग्लादेश की तरफ से भी 3 चीजें की जा रही हैं। पहली चीज है कि अपना पुराने दुश्मन यानी कि पाकिस्तान की दुश्मनी को भुलाकर उसके साथ में डिप्लोमेटिक संबंध बढ़ाए जा रहे हैं, उनसे मिलिट्री डील्स भी की जा रही हैं। और इन सब के अंदर चीन बहुत ही बड़ा फैक्टर है क्योंकि पाकिस्तान से चीनी विमान खरीदे जा रहे हैं जिसका एक बहुत ही बड़ी रॉयल्टी चीन की तरफ जाएगी। और इसीलिए फैक्टर नंबर 2 इसके अंदर चाइना है। और यहां पर चाइना के पास में अभी हाल ही के अंदर बांग्लादेश की बहुत ही बड़ी डेलीगेशन भी चाइना गई थी। तीसरी चीज यहां पर यह मान सकते हैं कि बांग्लादेश हेजिंग करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि रणनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है कि हमेशा से अगर हम इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट रहते आए हैं और हमें इंडिया के साथ में आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, इन केस अगर इंडिया के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे शेख हसीना भी यहीं पर है और उसके लिए बांग्लादेश ज्यादा फोर्स करता है इंडिया को, या फिर इस मिलिट्री पैक्ट के जरिए वो इंडिया के ऊपर प्रेशराइज करना चाहता है, तो ये हेजिंग भी हो सकता है। भारत के लिए मुद्दा केवल डिप्लोमेटिक नहीं है, इसके अंदर भारत की ग्लोबल सिक्योरिटीज भी छुपी हुई हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से जुड़े हुए हैं जो अपने सबसे संकरे हिस्से पर केवल 20 से 25 किलोमीटर के बीच के अंदर एक भूभाग है। ऐतिहासिक रूप से पूर्वी सीमा पर शांति रहने के कारण भारतीय सेना अपनी मुख्य स्ट्राइक कोर, अपने बख्तरबंद डिवीजन और वायु सेना के जो संसाधन है उन्हें पश्चिमी सीमा यानी पाकिस्तान और उत्तरी सीमा चीन के ऊपर केंद्रित रख पाती है। लेकिन अगर बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ एक औपचारिक पारस्परिक रक्षा समझौते का हिस्सा बन जाता है तो भारत के लिए सैन्य संसाधनों का बंटवारा हो सकता है। भारत की जो सीमा है 4000 किलोमीटर से ज्यादा, वो बांग्लादेश के साथ में जुड़ी हुई है। ये सीमा पाकिस्तान से भी ज्यादा बड़ी सीमा है, यानी कि इसके ऊपर अगर भारत को अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ानी पड़ती है तो पाकिस्तान वाले मोर्चे के ऊपर से घटानी पड़ जाएगी या कंसोलिडेट करनी पड़ जाएगी। चाइना इसके अंदर सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हो सकता है, बिल्कुल छुपे तौर के ऊपर। जो पाकिस्तान के साथ में प्रॉब्लम्स हैं उसके पीछे चीन सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। चाइना के बॉर्डर के ऊपर बहुत सारा फोर्सेस है नहीं, वहां पर रखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हिमालय सामने आ जाते हैं, फिर तिब्बती बफर जोन कह लीजिए वो आ जाता है, वहां से मूवमेंट इतना आसान नहीं होता। मगर बांग्लादेश की ऐसी सीमा है जहां पर भारत को सही में घेरा जा सकता है, उसकी जो मिलिट्री पावर है उसको डाइवर्ट की जा सकती है। जमीनी सीमाओं के अलावा यह संभावित गठबंधन हिंद महासागर और मध्य पूर्व के समुद्री नक्शे को भी प्रभावित करता है। यदि हम इन चारों देशों की नौसैनिक पहुंच को देखें, तुर्की पूर्वी मध्य सागर और काला सागर के जल मार्गों पर नियंत्रण रखता है, सऊदी अरब लाल
सागर और फारस की खाड़ी को सुरक्षा संभालता है। पाकिस्तान अरब सागर के उत्तरी हिस्से और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अपने नौसैनिक अड्डे संचालित करता है और बांग्लादेश की सीधी पहुंच बंगाल की खाड़ी तक है। यदि ये सेनाएं संयुक्त युद्धाभ्यास या फिर खुफिया जानकारी को साझा करने और एक दूसरे के बंदरगाहों को उपयोग करने में सहमत हो जाती है तो ये अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा मार्गों का एक व्यापक समुद्री नेटवर्क को चेक करने के काबिल हो जाएंगे। तो क्या इस इस्लामिक नेटो के अंदर बांग्लादेश को बिना किसी नुकसान के अंदर शामिल होने का फायदा हो जाएगा? अगर ऐसा बांग्लादेश करता है, किसी भी प्रकार से करता है, तो भारत के साथ में उसकी कई प्रॉब्लम शुरू हो सकती हैं, क्योंकि बांग्लादेश भारत के ऊपर अत्यधिक आर्थिक निर्भरता रखता है। इसी वजह से उसकी करेंसी आज तक इतनी ज्यादा फॉल नहीं हुई है जो पाकिस्तान और तुर्की की हो चुकी है, और उसका जो एनर्जी सेक्टर है वो तो पूरी तरीके से भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर भारत के साथ में किसी भी प्रकार का तनाव आता है तो ढाका की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बुरा साबित हो जाएगा, और वहां की सरकार जो करना चाहती है, मतलब पब्लिक का ध्यान उधर से इधर लाना चाहती है, वो पब्लिक का ध्यान वहीं पर ही पहुंच जाएगा और नए प्रकार के रिवोल्ट्स भी हो सकते हैं। अब ये भी देख लेते हैं कि सऊदी अरब की मुख्य प्राथमिकता इनमें से कुछ भी नहीं है। उसकी केवल इतना है कि खाड़ी क्षेत्र के अंदर स्थिरता बनी रहे और ईरान से जुड़ा रणनीतिक संतुलन बना रहे। तुर्की के लिए भी पाकिस्तान और बांग्लादेश किसी भी प्रकार से जरूरी नहीं है। उसके लिए सिर्फ कैपिटल जरूरी है, पैसा जरूरी है, जो सऊदी अरब से दिया जा सकता है। और पाकिस्तान की तो क्या कहें, उसकी प्राथमिकता केवल भारत है।